स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। और मैं हूं अनुराधा मित्तल। आप लोगों को पता है मेरी कोशिश है RRBMU को बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर दिलवाने के लिए। मेरी सीरीज कंटिन्यू है और आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद। ये मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक BA फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट और BA फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। BA फर्स्ट ईयर में हम कार्ल मार्क्स को एज ए आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, मार्क्सवाद, जो कि पेपर फर्स्ट का सेक्शन C है आपका। और BA फाइनल ईयर में हम कार्ल मार्क्स को एक विचारक के रूप में पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स। मैटर सेम है, क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है। यानी ये ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास बार बार BA फर्स्ट ईयर के बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम हमारे लिए भी वीडियो बनाइए, मैम हमारे लिए भी वीडियो बनाइए। तो आप चिंता ना करिए, मैंने सब चीज़ का शेड्यूल बना रखा है। एग्ज़ाम से पहले सभी बच्चों के लिए मेरी कोशिश होगी कि जितनी मैं वीडियोस बना सकती हूँ उतनी बना के उनकी हेल्प करूँ। कोशिश मेरी भी है, मैं भी नहीं चाहती कि आपका कोई टॉपिक छूटे, लेकिन जितना मुझसे संभव हो रहा है यकीन मानिए मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। मार्क्सवाद BA फर्स्ट ईयर के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट और BA फाइनल ईयर के। तो BA फर्स्ट ईयर के बच्चे शुरू कीजिए, आपकी भी प्लेलिस्ट शुरू होगी। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है मार्क्सवाद। मैं आपको बता दूं BA फर्स्ट ईयर के बच्चों को कि ये आपका जो पेपर फर्स्ट है, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसमें सेक्शन C में जो आइडियोलॉजीज दी गई हैं, बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आइडियोलॉजी को समझने में आ रही है। तो जो आइडियोलॉजीज दी गई हैं उसमें एक आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। वो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। और BA फाइनल ईयर के बच्चों को मैं बता दूं कि जो उनका पेपर है पाश्चात्य विचारक, वेस्टर्न थिंकर, उनमें दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, तो वो भी यहाँ पर प्रिपेयर होगा। यानी कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांतों को मार्क्सवाद कहा जाता है। द थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स इज नोन एज द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म। यानी कार्ल मार्क्स ने जितनी भी थ्योरीज दी, यदि हम उनको कोलैबोरेट कर दें, उनको मिला दें, तो वो क्या बन जाता है, मार्क्सवाद बन जाता है। फिर मैं आपको बता दूं फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर दोनों के स्टूडेंट्स को कि कार्ल मार्क्स में से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, 4 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसकी। एक है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वाद भौतिकतावाद। दूसरा है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा है थ्योरी ऑफ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और चौथा सिद्धांत है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो कार्ल मार्क्स में हमें 4 सिद्धांत पढ़ने हैं, जो मैंने कोशिश करी है कि ब्रीफ में आप लोगों को समझा सकूं। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, द्वंद्वाद भौतिकतावाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की अवस्थाएं और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स तो BA फाइनल ईयर के लिए और मार्क्सवाद BA फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स की यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स एक विचारक हैं जो कि जर्मनी के हैं, जिनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। कार्ल मार्क्स से यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स को मजदूरों का नेता कहा जाता है, लीडर ऑफ द लेबर क्लास। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों का आह्वान किया था, मजदूरों में क्रांति पैदा करने की कोशिश की थी, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास केवल बेड़ियां और जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरा संसार। यानी कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन मजदूरों को बहुत अच्छी अवस्था में जीते हुए और अपने साम्यवाद की स्थापना की कल्पना में व्यतीत कर दिया। हम जिसे साम्यवाद कहते हैं वो कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांतों का एक ग्रुप है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को सामूहिक रूप से मार्क्सवाद कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है या साम्यवाद कहा जाता है। द थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स कलेक्टिवली नोन एज मार्क्सिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है, यानी साम्यवाद बोलें, वैज्ञानिक समाजवाद बोलें या मार्क्सवाद बोलें, तीनों का मतलब लगभग समान है। अगर हम कार्ल मार्क्स की फेमस बुक्स की बात करें, फेमस वर्क की बात करें, तो कार्ल मार्क्स की सबसे फेमस पुस्तक है साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कार्ल मार्क्स ने उनके एक मित्र थे एंजेलिस, उनके साथ मिलकर लिखा था। अदर बुक्स की यदि बात करें तो उनकी फेमस बुक्स में नाम आता है दास कैपिटल, होली फैमिली, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। तो ये 4 बुक्स हैं आपकी फेमस, क्योंकि मैंने बताया फाइनल ईयर के बच्चों को कई बार किसी थिंकर की बुक्स भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। साम्यवादी घोषणा पत्र, वैसे तो कार्ल मार्क्स की बुक्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, होली फैमिली एंड वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट।
अब हम कार्ल मार्क्स के एक एक सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का सबसे पहला सिद्धांत है द्वंद्ववाद भौतिकतावाद, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म थ्योरी। देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो सिद्धांत है आपको दिख रहा होगा, इसमें दो अलग अलग वर्ड हैं, द्वंद्ववाद और भौतिकतावाद। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद हीगल से ग्रहण किया है। हीगल एक आइडियलिस्टिक थिंकर है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद किससे ग्रहण किया है? हीगल से ग्रहण किया है। लेकिन यदि हम भौतिकतावाद की बात करें तो भौतिकतावाद कार्ल मार्क्स ने एक फायरबाख थिंकर है उनसे ऑप्ट किया है। यानी दोनों के विचारों को मिलाकर कार्ल मार्क्स अपना विचार बनाता है, जिसे कहा जाता है द्वंद्ववाद भौतिकतावाद। अब ये द्वंद्ववाद भौतिकतावाद होता क्या है? देखिए, कार्ल मार्क्स ये स्वीकार करता है कि मैंने द्वंद्ववाद हीगल से ग्रहण किया, लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ता है कि हीगल का द्वंद्ववाद सर के बल खड़ा था, जिसे मैंने सीधा करके पैरों के बल खड़ा किया। हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में अंतर क्या है कि हीगल अपने द्वंद्ववादों को विचारों और आत्मा पर लागू करता है, जबकि कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्ववाद को भौतिक पदार्थों पर लागू करता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद भौतिकतावाद कहलाता है। Karl Marx opted the dialectical theory from the Hegel, but the difference is that Hegel applies dialectical theory on spirits and thoughts, whereas Karl Marx applied his dialectical theory on the matter. And because of this, the theory of Karl Marx is known as dialectical materialism. है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, हीगल से ग्रहण किया, लेकिन हीगल तो विचारों पर लागू करता है और कार्ल मार्क्स पदार्थों पर इसको लागू करता है, मैटर पर इसको अप्लाइड करता है। इसलिए इसकी थ्योरी क्या कहती है? डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। अब देखिए, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म होता क्या है? डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म द्वंद्ववाद भौतिकतावाद की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ये कहता है कि प्रकृति स्थिर नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है, जिसमें एक अवस्था के बाद दूसरी उन्नत अवस्था आती जाती है। अकॉर्डिंग टू द डायलैक्टिकल थ्योरी, nature is changeable, not the static, and after one age another age comes that is more developed as compared to the previous age। ठीक है, यानी द्वंद्ववाद भौतिकवाद में कहता है कि प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सब परिवर्तनशील है। यूनिवर्स इज कोहेरेंट होल, प्रकृति सभी संबंध वस्तुओं का ढेर है जो एक दूसरे से टकराकर है और संघर्ष के कारण एक नई अवस्था का निर्माण करते हैं। यदि हम द्वंद्ववाद की बात करें तो द्वंद्ववाद तीन अवस्थाओं की बात करता है, एक वाद, एक प्रतिवाद और एक संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। वाद वह अवस्था जिसमें किसी के साथ कोई संघर्ष नहीं है, सब शांति प्रिय चल रहा है, कोई किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और एक अवस्था कंटिन्यू चली जा रही है, जिसको कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है? वाद कह रहा है। मतलब किसी से कोई झगड़ा नहीं है, एक शांतिपूर्ण अवस्था जो चली जा रही है उसको क्या कहा जा रहा है? वाद कहा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इस वाद का प्रतिवाद आता है, यानी इस अवस्था में एक कोई दूसरी ऐसी अवस्था आती है जिसकी इसकी विशेषता और उसकी विशेषताओं में टकराव उत्पन्न होता है, संघर्ष चालू होता है, जिसे क्या कहा गया? प्रतिवाद। और जब आपको पता है संघर्ष होगा तो थोड़े समय बाद क्या निकलेगा? एक निर्णय निकलेगा, है ना, और वो निर्णय क्या कहलाता है? संवाद। तो यानी द्वंद्ववाद भौतिकतावादी कहता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, पुरानी अवस्था खत्म होती है, नई अवस्था आती है, और ये पुरानी अवस्था और नई अवस्था के बीच में इनके जो स्टेजेस हैं वो तीन हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। वाद वह अवस्था जिसमें किसी का संघर्ष नहीं, प्रतिवाद उसकी विपरीत अवस्था जिसमें दोनों में संघर्ष उत्पन्न हुआ, और संवाद उस संघर्ष से जो परिणाम आया उसे क्या कहा गया? संवाद कहा गया। ठीक है, तो बच्चों ये था कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। मैं समय समय पर आपको याद दिलाती रहती हूँ कि हम ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। मेरा मोटिव ये है कि आप चीज़ों को समझ सकें, है ना। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि समय का हमारे पास अभाव है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि ब्रीफ में मैं आपको हर टॉपिक समझा दूं, ताकि आप जब क्वेश्चन पेपर में पढ़ें या आप जब बुक्स पढ़ें तो आप एकदम ऐसे अननोन फील ना करें कि ये तो चीज़ें हमें पता ही नहीं है। जब आप नोन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसानी से आपको बुक से क्लियर करने में आसानी रहेगी। वैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है आप सबके लिए, पॉलिटिकल साइंस हब बाय अनुराधा मित्तल, जिसमें आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी हर संभव आपकी सहायता करने की। तो ये देखिए, एक थ्योरी हमारी हो गई डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। दूसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्लास स्ट्रगल। इसी के साथ एक टॉपिक और आता है कि कार्ल मार्क्स ने राज्य को शोषण का यंत्र कहा है। अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, स्टेट इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, है ना। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कार्ल मार्क्स ने राज्य को शोषण का यंत्र क्यों कहा?
क्या कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है, तो मैंने कोशिश करी है दोनों चीजों को एक साथ यहाँ पर समझा दूं। देखिए, कार्ल मार्क्स राज्य को अपोज करता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स राज्य को प्रेफर ही नहीं करता, वो चाहता ही नहीं है राज्य हो, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने राज्य को अपोज किया। अपोज करते हुए वो कार्ल मार्क्स क्या कहता है, इट इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राज्य शोषण का यंत्र है। अब क्यों है? देखिए, कार्ल मार्क्स का मानना है कि जब जब राज्य होगा तब तब समाज में वर्ग होंगे। When there is a state, then there is always be two classes in that state. दो वर्ग में एक होगा शक्तिशाली वर्ग और एक होगा निर्बल वर्ग, एक पावरफुल और एक पावरलेस। ये जो शोषक वर्ग है ये इसको क्या करेगा, शोषित करेगा। यानी जो पावरफुल क्लास है वो ट्राई करता है जो पावरलेस क्लास है, जो वीकर सेक्शन है, उसको एक्सप्लॉइट करने की। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो हमेशा पावरफुल क्लास के सपोर्ट में खड़ा रहता है और हेल्प करता है उस पावरफुल क्लास की उस वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसलिए स्टेट क्या हो गया, मीन्स हो गया किसका, एक्सप्लॉइटेशन का। आई बच्चों यहाँ तक बात समझ में? यानी कार्ल मार्क्स ने राज्य को शोषण का यंत्र कहा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का मानना है जब राज्य होगा तो वर्ग होगा। वर्ग कितने होंगे, दो होंगे, एक वो जो एक्सप्लॉइट हो रहा है और एक वो जो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और राज्य हमेशा किसके फेवर में फंक्शन करेगा, पावरफुल क्लास में। किस में हेल्प करेगा पावरफुल क्लास की, पावरलेस क्लास को एक्सप्लॉइट करने में। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, राज्य शोषण का यंत्र है। और कार्ल मार्क्स कहता है जब समाज में दो वर्ग होंगे तो वो लगातार क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। शोषक चाहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करूं और जो वीकर है वो चाहेगा मैं जल्दी से जल्दी इसके नियंत्रण से फ्री हूं। तो दोनों में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है इसको क्या कहा जाता है, क्लास स्ट्रगल, ठीक है। यानी वर्गों के बीच जो संघर्ष है, राज्य की उपस्थिति में जो संघर्ष है, उसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मतलब राज्य में दो वर्गों का होना और उन दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष चलना क्या कहलाता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसलिए यदि हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स का अल्टीमेट एम है कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करना, साम्यवाद को स्थापित करना। साम्यवाद की बहुत सारी फीचर्स हैं, लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स का अल्टीमेट एम है स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी को फ्रेम करना। यानी ना तो उसकी सोसाइटी में स्टेट हो और ना ही क्लास हो, क्योंकि हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स कहता है राज्य होगा तो ही वर्ग होंगे, जब राज्य ही नहीं है तो वर्ग भी नहीं होंगे। तो यानी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, टू एस्टैब्लिश द स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। यानी अंत में एक ऐसे समाज की परिकल्पना करना जिसमें ना तो राज्य हो ना ही वर्ग हो, कोई किसी का शोषण ना करे, सब व्यक्ति श्रमिक बनकर अपना जीवन व्यतीत करें, जितने उनमें क्षमता है उतना कार्य करें, उतनी वेतन की पूर्ति करें और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए समाज के कल्याण के लिए काम करें। यही कार्ल मार्क्स का क्या है, साम्यवाद है, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स की दूसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी देता है कार्ल मार्क्स, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स यहाँ पर 6 अवस्थाओं की बात करता है, ठीक है। अब उन 6 अवस्थाओं को समझते हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स कहता है आदिम साम्यवादी अवस्था, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेज। और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर वर्ग संघर्ष नहीं है, यानी एब्सेंस ऑफ द क्लास स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पर राज्य भी नहीं है। आदि मानव जब रहता था स्टेट था क्या, नहीं था। तो उसी अवस्था की बात कर रहा है कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से कर रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई स्टेट नहीं, कोई क्लास नहीं, सब इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है धीरे धीरे दास अवस्था है। जो पावरफुल क्लास थी जो वो क्या बन गई, मास्टर, और जो पावर नहीं थी जिनके पास वो क्या बन गई, स्लेव। और दोनों में आपस में क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ। और यहीं से कार्ल मार्क्स कहता है कि क्या शुरू हो गया, क्लास स्ट्रगल। फिर कार्ल मार्क्स कहता है फिर तीसरी अवस्था है फ्यूडल स्टेज, सामंती अवस्था। धीरे धीरे लोगों को जमीन पर अधिकार करने की प्रवृत्ति आई, विवेक आया, और जिन्होंने जमीन पर अधिकार कर लिया वो क्या बन गए, जमींदार, साहूकार। और उस जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति क्या बन गए, किसान। अब संघर्ष किस किस के बीच में, जमींदार और किसान के बीच। और यहाँ पे फिर वाला संघर्ष कंटिन्यू किसमें, सामंतों में और किसानों में। फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि 18वीं सदी के अंत में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के होने से बड़े बड़े कल कारखाने लगे, और कल कारखाने लगने से एक और वर्ग आया जिसको कहा गया पूंजीपति वर्ग। और उन जो कल कारखाने थे उनमें काम करने वाला वर्ग क्या हो गया, श्रमिक वर्ग। यानी फिर दो वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक।
और फिर इन दोनों में स्ट्रगल। मिल मालिक चाहते थे कि मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, हम उन्हें कम से कम वेतन दें। मजदूर चाहते थे जितना हम काम कर रहे हैं हम लाभ में भागीदारी बने, और दोनों के बीच स्ट्रगल होना शुरू हुआ। तो देखिए बच्चों, वर्ग संघर्ष इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दोनों साथ साथ पढ़ी जाती है। आदिम साम्यवादी अवस्था में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं। संघर्ष का प्रारंभ कहाँ से? दास अवस्था से, स्वामी और दास के बीच। सामंत अवस्था में संघर्ष किसके बीच? जमींदार और किसान के बीच। पूंजीवादी अवस्था में संघर्ष किसके बीच? पूंजीपति और श्रमिक के बीच। यानी दास अवस्था से वर्ग संघर्ष शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? पूंजीवादी अवस्था तक। ये 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी। अब 2 अवस्थाएं और बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में 6 अवस्थाओं की बात करता है। 5वीं अवस्था है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट क्लास। सर्वहारा वर्ग से कार्ल मार्क्स का मतलब है मजदूर वर्ग, जो अपना सब कुछ हार गया। कार्ल मार्क्स ये कल्पना करता है कि जब पूंजीपति बहुत ज़्यादा मजदूरों का शोषण करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि विश्व के सारे मजदूर एक हो जाएंगे। यही आह्वान करने के लिए तो कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, जैसे मैंने आपको बताया, विश्व के मजदूर एक हो जाओ। ठीक है, कार्ल मार्क्स कल्पना करता है कि विश्व के सारे मजदूर एक हो जाएंगे और जितने भी पूंजीपति हैं उनके खिलाफ क्रांति कर देंगे, और सभी पूंजीपतियों का नाश करके जितने भी उद्योग धंधे हैं उन सब पर किसका अधिकार हो जाएगा? मजदूर वर्ग का। और इसीलिए कार्ल मार्क्स इसको कहता है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व। लेकिन देखिए अभी भी कार्ल मार्क्स का सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वर्ग आ रहा है। कार्ल मार्क्स का सपना तो क्या है? वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। फिर कार्ल मार्क्स कहता है कि ठीक है, थोड़े समय के लिए सब मजदूर उसको हक कर लेंगे, सर्वहारा वर्ग बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें हर व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति श्रमिक है, हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, तो कोई वर्ग ही नहीं है, क्योंकि सब बराबर हो गए। वर्ग नहीं है तो राज्य नहीं है। और यही कार्ल मार्क्स की अंतिम जिस अवस्था के लिए वो पूरा जीवन उसने व्यतीत कर दिया, वो क्या कहलाएगी? साम्यवादी अवस्था। यानी यहाँ पे वर्ग नहीं था, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ से वर्ग संघर्ष शुरू हुआ और यहाँ तक वर्ग संघर्ष खत्म हुआ, चलता है यहाँ पर। यहाँ पर वर्ग संघर्ष खत्म, लेकिन एक वर्ग का अस्तित्व, सर्वहारा वर्ग। और यहाँ पर ना तो वर्ग और ना ही राज्य। तो ये थी इतिहास की 6 अवस्थाएं जिनका वर्णन किसके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। अब हम कार्ल मार्क्स का एक और सिद्धांत पढ़ते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए क्या है। कार्ल मार्क्स कहता है कि हर वस्तु के 2 मूल्य होते हैं। ठीक है, एक होता है उसका उपयोग मूल्य और एक होता है उसका विनिमय मूल्य, यूज्ड वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। यूज्ड वैल्यू मतलब कि कोई चीज़ आपके लिए कितनी यूजफुल है, और एक्सचेंज वैल्यू मतलब हम कह सकते हैं उस वस्तु की कीमत, कि यानी एक वस्तु कितनी कीमत पर बेची जा रही है ना। मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी लिया और पिया, खरीद के पिया मैंने पानी, बिस्लरी की बोतल ली, तो उस वक्त मेरे लिए पानी का उपयोग मूल्य भी था और विनिमय मूल्य भी मैंने उसका चुकाया। लेकिन मैं जा रही हूँ, मेरे को पानी की प्यास ही नहीं लगी तो मैंने पानी नहीं लिया, तो उस वक्त पानी का मेरे लिए उपयोग मूल्य नहीं है, लेकिन विनिमय मूल्य तो है उसका, है ना। तो कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि हर वस्तु के 2 मूल्य हैं, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। अतिरिक्त मूल्य से कार्ल मार्क्स का मतलब क्या है? देखिए आसान भाषा में जिसको हम लाभ कहते हैं उसको कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। अतिरिक्त मूल्य की कहीं भी आपको परिभाषा नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को परिभाषित ही नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने 2 जगह कोटेशन दी है। एक कोटेशन तो ये देते हैं कार्ल मार्क्स कि अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्यों के बीच का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और प्राप्त करता है। अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्यों के बीच का अंतर जिसे मजदूर पैदा करता है और प्राप्त करता है। और दूसरा, अतिरिक्त मूल्य वह टोल टैक्स है जिसे पूंजीपति श्रमिक से वसूलता है। तो इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं हुई कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स एक उदाहरण से इसको समझाता है। कैसे समझाता है? वो कहता है मान लीजिए एक साड़ी की फैक्ट्री है, ठीक है। अब साड़ी की फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहा है उसे एक साड़ी बनाने के लिए 6 रुपये मिल रहे हैं। यानी हर मजदूर अगर एक साड़ी बना रहा है तो उसे कितने रुपए मिल रहे हैं? 6 रुपये। और जो उस साड़ी पर रॉ मटेरियल लग रहा है, कच्चा माल लग रहा है, वो भी 6 रुपये का है। यानी एक साड़ी को बनने में कुल कितना खर्चा आया? 12 रुपये। अब कार्ल मार्क्स कहता है लेकिन बाजार में जाकर ये साड़ी 20 रुपए की बिक रही है। तो ये जो 8 रुपए है जिसको हम लाभ कह रहे हैं उसको कार्ल मार्क्स क्या कहता है? सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि ये अतिरिक्त मूल्य जिसे पूंजीपति ले लेता है, ये पूंजीपति को ना मिलकर किसको मिलना चाहिए? श्रमिक को मिलना चाहिए। क्योंकि कार्ल मार्क्स को किसका नेता? मजदूरों का। मजदूरों को नेता तो किसको देना चाहेगा? सब कुछ मजदूरों को। हाँ, हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम फिर पूंजीपति अपनी फैक्ट्री ना बंद कर दें। तो बिल्कुल, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इस थ्योरी की
आलोचना की जाती है कि यदि पूरा लाभ, पूरा अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति श्रमिक को ही दे देगा तो वो फैक्ट्री चलाएगा ही क्यों। दूसरी बात, जब तक व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता तब तक व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा नहीं आती है ना। जैसे आपके कमेंट्स है ना, आपकी तारीफ या आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द मेरे लिए क्या है, अतिरिक्त मूल्य है, जो मुझे काम करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो अगर और दूसरी चीज़, कार्ल मार्क्स ये भूल गया कि एक पूंजीपति को मजदूरी और रॉ मटेरियल के अलावा भी उसके खर्चे होते हैं, है ना। वो टैक्स दे रहा है, वो इम्पोर्ट टैक्स देगा, वो एक्सपोर्ट टैक्स देगा, जो फैक्ट्री में मशीनें लगी हैं वो ख़राब होती है तो उनकी मरम्मत होती है, वो सारे खर्चे भी कौन कर रहा है, पूंजीपति तो कर रहा है। और पूंजीपति ने मजदूरी श्रमिक को दे दी है, ऐसा नहीं किया कि उसको नहीं दिए, दे दी है। लेकिन कार्ल मार्क्स तो लीडर ऑफ द लेबर क्लास, तो वो चाहते थे कि अतिरिक्त मूल्य किसको मिले, मजदूर को मिले। और यही क्या है, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो ये सब्जेक्ट हमने पढ़ा जो बीए फर्स्ट ईयर का भी है, बीए फाइनल ईयर का भी है, सॉरी टॉपिक हमने पढ़ा, दैट इज कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स फाइनल ईयर के लिए और मार्क्सिज्म फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद जो कहता है प्रकृति में वाद प्रतिवाद संवाद की स्थिति में परिवर्तन आते हैं। कार्ल मार्क्स कहता है राज्य शोषण का यंत्र है जिसमें हमेशा दो वर्ग होते हैं और राज्य हमेशा शक्तिशाली के साथ खड़ा होकर निर्बल का शोषण करता है, इसीलिए शोषण का यंत्र है। राज्य में दो वर्गों के बीच जो संघर्ष चलता रहता है उसे कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहता है। कार्ल मार्क्स का सपना है साम्यवाद की स्थापना। साम्यवाद मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें ना तो राज्य हो ना ही वर्ग हो। कार्ल मार्क्स 6 अवस्थाओं का वर्णन करता है। आदिम साम्यवादी अवस्था, कोई वर्ग संघर्ष नहीं। दास अवस्था से वर्ग संघर्ष प्रारंभ होता है स्वामी और दास के बीच। सामंत अवस्था में संघर्ष फ्यूडल और फार्मर के बीच। कैपिटलिस्ट स्टेज में वर्ग संघर्ष कैपिटलिज्म और श्रमिक या लेबर के बीच में। यहाँ पर आकर वर्ग संघर्ष चलता रहता है, यहाँ पर आकर वर्ग संघर्ष खत्म, लेकिन वर्ग रहता है। कौन सा वर्ग? लेबर क्लास। और एट लास्ट कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, वही राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में कार्ल मार्क्स चाहता है कि जो लाभ है वो किसको मिले, श्रमिक को मिले, ना कि पूंजीपति को। बहुत आसान भाषा में मैंने कोशिश की कि आपको कार्ल मार्क्स समझ में आ जाए और गारंटी 101% एक ना एक क्वेश्चन, एक तो कम से कम है, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको कार्ल मार्क्स से अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपना ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा अतिरिक्त मूल्य मुझे देते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।